Welcome students to my next class of secretarial practices at 11. So students, last की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 ऑफ secretarial practices that is document related to formation of a company स्टार्ट किया था. उसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वेरियस क्लॉजेस और उनको कैसे ऑल्टर करते हैं वो देखा था. आज इस क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. So when we talk about articles of association, what is articles of association? सबसे पहली बात तो ये है, articles of association जो है वो एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. मतलब सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है. उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. और जो जरूरी तौर पे बनाना पड़ता है और उसे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसे फाइल किया जाता है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. यानी हम उसे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें उसे फाइल करना है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. मेमोरेंडम के साथ उसे फाइल करना पड़ता है और ये फाइल करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. राइट. अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक सबऑर्डिनेटरी या आप बोल सकते हो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है. इसमें कुछ बाय लॉज होते हैं. बाय लॉज मतलब क्या है कि हम लोगों को लॉ जो है हमारा इंडिया का लॉ या कंपनीज एक्ट कुछ एक हद बताता है, यानी एक लिमिटेशंस बताता है. उसके अंदर हम हमारे खुद के लॉ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय लॉज. बाय लॉज ऑफ द कंपनी. और उसमें कुछ रूल्स रहते हैं, यानी आर्टिकल्स में क्या रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा जो कंपनी को गवर्न करता है, जिसका इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा वो गवर्न करता है. राइट. अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें डिफाइन करता है पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जितने भी ऑफिसर्स है उनकी. राइट. और कैसे बिजनेस कैरी ऑन होगा उनसे वो डिफाइन करता है. अब इसे ये इस्टेब्लिश करता है, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में. राइट. मेंबर्स है, मेंबर्स के बीच में या खुद मेंबर्सों के बीच में, कंपनी का रिलेशन मेंबर के साथ या एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ, ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट वी मूव ऑन to definition of articles of association. अभी as such definitions of article of association as per Companies Act section 2 subsection 5 of the Companies Act बोल रहा है कि आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. यानी अगर हम सिर्फ आर्टिकल भी बोलते हैं तो ये आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. और ये इसलिए फ्रेम किया गया था ताकि वो अल्टर हो सके टाइम टू टाइम और इन परसुएंस ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ और एनी अदर लॉ. यानी कि कोई भी पहले वाले एक्ट, अभी सबसे पहला हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था और वो अमेंड होते होते कंपनीज एक्ट 2013 हुआ. यानी हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसलिए बना रहे हैं ताकि वो भी फ्रेम हो सके, अल्टर हो सके अकॉर्डिंग टू टाइम. राइट. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज वेल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशन हेल्प करते हैं इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा उसके लिए हेल्प करते हैं. और ये जरूरी तौर पे यानी कि कंपनी जो है वो मैनेज होती है डिफरेंटली, यानी एज एवरी कंपनी जो है वो हर तरीके से डिफरेंटली मैनेज होती है. तो कंपनीज एक्ट जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता है एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ आर्टिकल. यानी आर्टिकल्स में क्या होगा, वो खाली एक लिमिटेशंस बताता है कि इतना आपका पावर होना चाहिए, उसके अंदर कंपनी अपना पावर डिसाइड करती है. सो ये जो रेगुलेशंस है आर्टिकल्स जो दे रहा है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए जो पावर ऑफ द कंपनी से जो लेट डाउन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यानी कोई भी चीज आर्टिकल्स में लिखी होनी चाहिए वो कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर कंपनीज एक्ट से या फिर कोई और लॉ से. राइट. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो नॉर्मली रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है. रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब कानून, कायदे कानून. और उसमें होता है पावर्स, राइट्स और ड्यूटीज. राइट. और वो उनकी किसकी होती है, गवर्निंग बॉडीज की, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड, कॉल्स ऑन शेयर से रिलेटेड, फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर से रिलेटेड, ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड. अब यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर मतलब शेयर को इश्यू करना. कॉल्स ऑन शेयर मतलब शेयर के बचे हुए पैसे जो हम मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्स ऑन शेयर्स. फॉर फ्यूचर ऑन शेयर्स मतलब अगर कोई बंदा कॉल्स ऑन शेयर्स का रिप्लाई नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, तो उसको हम शेयर्स जबरदस्ती ले लेते हैं, उसे बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स.
और ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब हमको अगर नहीं चाहिए तो हम किसी को बेच सकते हैं या किसी को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर। इसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। वेरएज ट्रांसमिशन मतलब अगर इन केस ऑफ डेथ होता जाता है या फिर बंदा पागल हो गया है या बंदा कोमा में चला गया, फिजिकल तौर पे वो अपना जो शेयर्स है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो ऐसे टाइम पे हम उसका शेयर जो है वो ट्रांसफर करते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाई कंपनीज एक्ट जो है उसने कुछ बेसिक फॉर्मेट दिया है, यानी कि एक फॉर्म ऑफ मॉडल आर्टिकल्स दिए हैं, जो आर्टिकल्स टेबल एफ, जी, एच, आई और जे में है, जिसके थ्रू हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफरेंट कंपनीज के लिए बना सकते हैं। कंपनी जो है वो फ्री फ्री है, या वो सब इंक्लूड कर सकती है या कुछ रेगुलेशन इंक्लूड कर सकती है जो कंटेंट है मॉडल्स आर्टिकल्स में, और जो एप्लीकेबल है कंपनी को, यानी कि हर कंपनी को अलग अलग लॉज एप्लीकेबल है, अलग अलग शेड्यूल एप्लीकेबल है, अलग अलग आर्टिकल्स मॉडल्स एप्लीकेबल है, तो कंपनी फ्री है, उनको अपना सकती है। एज पर एक्ट आर्टिकल्स जो है वो साइन होना चाहिए बाय ऑल सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब जो शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में शेयर खरीदने का अश्योरेंस दिया, वो सब्सक्राइबर है। जो साइन कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वही साइन करना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे भी उनका डिटेल होगा, नाम, एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा, राइट। यहाँ पे भी एक विटनेस का ज़रूरत है, यानी ये नेम और अपना एड्रेस एक विटनेस के अंडर साइन करेंगे और उसे अटेस्टेड, यानी कि साइन और अटेस्ट द सिग्नेचर करेंगे जहाँ पे डिटेल्स है, यानी जहाँ पे डिटेल्स है वहाँ पे उसे खुद सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, सिग्नेचर देंगे। नेक्स्ट इज दैट मॉडल्स। अभी कौन सा मॉडल्स कौन से कंपनी से रिलेटेड है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि टेबल एफ जो है वो एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, जी जो है लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग शेयर कैपिटल के लिए, एच जो है वो उस कंपनी के लिए जो लिमिटेड बाय गारंटी है पर जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, और आई जो है वो अनलिमिटेड कंपनी है जिनका शेयर कैपिटल है, राइट। और टेबल जे जो है वो अनलिमिटेड कंपनी के लिए है जिनका शेयर कैपिटल नहीं है। तो ये हर कंपनी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब स्टूडेंट्स कंटेंट क्या है, कंपनी जो है वो अडॉप्ट कर रही है मॉड्यूल्स जो ये कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफाई किया है, या फिर ऐड कर सकती है एडिशनल मैटर एज पर उनका रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई भी और चीज जो आर्टिकल्स में नहीं लिखी है वो भी इंक्लूड कर सकती है। अब ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली रूल्स और रेगुलेशंस को इंक्लूड करता है, ये रूल्स और रेगुलेशंस को इंक्लूड करता है जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो देखते हैं हम। सबसे पहला है रूल्स रिगार्डिंग शेयर कैपिटल, यानी शेयर उसकी कीमत, यानी शेयर्स उसकी वैल्यू, उसका डिवीजन इनटू स्मॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, वो इंक्लूड रहेगा, राइट। और नेक्स्ट इज दैट राइट, हर शेयर होल्डर्स का अलग अलग राइट है, उनका प्रोसीजर्स है, राइट। तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेकिंग कॉल्स फॉर फ्यूचर का प्रोसीजर क्या होगा। अब इसमें एक और रूल्स है जिसमें ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का रूल्स है। लियन ऑफ द कंपनी के ऊपर है, कंपनी का कितना लियन है शेयर्स के ऊपर जो अलॉट किया है मेंबर्स को, और वो भी अनपेड अमाउंट के लिए। ठीक है, अनपेड अमाउंट पे कितना लियन है कंपनी का, लियन मतलब अधिकार, या फिर कंपनी उनसे कब वो शेयर्स वापस ले सकती है जो अनपेड रहे हैं और वो रिप्लाई नहीं दे रही है कॉल्स का। नेक्स्ट इज दैट इंक्रीज का कैसे इंक्रीज कर सकती है, कैसे ऑल्टर कर सकती है शेयर कैपिटल को, राइट। कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, पावर, ड्यूटीज। नेक्स्ट इज दैट प्रोसीजर्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक या वाइस वर्सा मतलब स्टॉक का कन्वर्शन शेयर्स में। और स्टॉक जो होता है वो पूरे शेयर्स के पूरे पैसे जमा होने पर, यानी फुल्ली पेड अप शेयर को ही आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड, कोई कमिटी से, जनरल मीटिंग के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए, प्रॉक्सी के लिए, कॉरम, पोल, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। अब स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स आए जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स, कॉरम, ये आगे के चैप्टर में आपको स्पेसिफाइड है, राइट।
नेक्स्ट इज दैट कैसा स्टूडेंट्स के एसपी के जो टॉपिक्स हैं ये आपको 11th स्टैंडर्ड में ये बेसिक्स अलग अलग कॉन्सेप्ट जो होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो क्लैरिफाई होते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड में ये सब कॉन्सेप्ट फिर से आते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स का डिटेल पता रहता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो अच्छा हो जाता है अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो। नेक्स्ट इज दैट ऑडिट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का ऑडिट और ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हम लोग रिजर्व्स फंड्स में जो ट्रांसफर करते हैं उसका, प्रोसीजर्स, बोरोविंग पावर कंपनी का और मोड्स ऑफ बोरोविंग। नेक्स्ट इज दैट शेयर सर्टिफिकेट का इशू, डुप्लीकेशन उसका उसका डुप्लीकेट इश्यूज के बारे में। नेक्स्ट कंस्टिट्यूशन और कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, रेम्युनरेशन कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, यानी इन सब का कमेटी का कंस्टिट्यूशन नहीं, कौन मेंबर्स बनेगा, कंपोजिशन कितने मेंबर्स होने चाहिए, प्रोसीजर्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, आर्बिट्रेशन मतलब कोई भी मैटर्स को बातचीत करके सेटलमेंट करना, दैट इज आर्बिट्रेशन। इंडेमनिटी मतलब कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये पॉइंट्स उसमें कवर है। नेक्स्ट इज दैट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शंस होता है। सबसे पहला मेंबर्स जो होते हैं वो 200 ही होंगे। दूसरा है उनको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का पावर नहीं होता है। तीसरा वो इनवाइट नहीं करते पब्लिक को ताकि वो बाय करे शेयर्स एंड डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज, यानी ये 3 पॉइंट इन सब पॉइंट में से प्राइवेट कंपनी के लिए हट जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स एंड एंट्रेंच आर्टिकल। अब ये एंट्रेंच ऑफ आर्टिकल्स एंड एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स क्या है देखते हैं। एंट्रेंच आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं जो अल्टर नहीं हो सकते, राइट। यानी कि यानी वो सिर्फ पास करने से अल्टर नहीं हो सकते, वो स्पेशल रेजोल्यूशन यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पास अल्टर नहीं हो सकते। सो एंट्रेंच आर्टिकल वो है जो वो आर्टिकल है जो अल्टर नहीं हो सकते बाय ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने तो 2 ही रेजोल्यूशन पढ़ा अब तक के, एक जनरल रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरल रेजोल्यूशन में 51% ऑफ मेजॉरिटी होना जरूरी, बराबर है। वेरा स्पेशल रेजोल्यूशन में हमको 75% का मेजॉरिटी जरूरी है, बराबर। वेरएस एंट्रेंच आर्टिकल वो है, यानी ये आर्टिकल वो है जहाँ पे 9/10 का मेजोरिटी, 9/10 मतलब 10 में से 9 लोगों ने अप्रूवल करना चाहिए, यानी 90% का मेजोरिटी जरूरी है। तो ऐसे आर्टिकल्स को हम बोलते हैं एंट्रेंच या एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स। अब ये एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स कब होता है, जब कंपनी फॉर्म होती है, क्योंकि ये नॉर्मली कंपनी का नाम जो होता है उसके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, यानी कि कंपनी का नेम जो है वो जल्दी ऑल्टर नहीं हो सकता, उसको 9/10 का मेच्योरिटी चाहिए। और ये एंट्रेंच जो है वो यूजुअली तब होता है जब कंपनी फॉर्म होती है, और बाद में भी हो सकता है, देखिए हम कभी कभी बाद में भी चेंज कर सकते हैं कुछ कुछ प्रोसीजर्स, कुछ कुछ आर्टिकल्स। ठीक है, इसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स। आगे चलते हैं, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जितने भी क्लॉजेस है उसे कैसे ऑल्टर किया जाता है, तो ये कंपनी जो है, अब अगर कोई प्रोविजंस या एक्ट और कंडीशन जो कंटेन हो रहा है आर्टिकल मेमोरेंडम्स में, उन्हें कंपनी अल्टर कर सकती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कुछ कुछ कंटेंट जो है वो मेमोरेंडम में भी इंक्लूडेड है और कुछ कंटेंट जो है वो आर्टिकल्स में भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे क्लॉजेस को स्पेशल रेजोल्यूशन के अंडर, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के अंडर जनरल मीटिंग में अल्टर किया जाता है। अल्टर मतलब चेंज किया जा सकता है। पर जब हम चेंज करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये सब मेंबर्स के लिए बाइंड होता है, और ये जो है जैसे ओरिजिनल आर्टिकल्स उनको उनके लिए एप्लीकेबल है, वैसे ये ऑल्टर्ड आर्टिकल भी एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर कंपनी जो है वो अल्टर कर सकती है इन 5 तरीकों से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला, एक न्यू सेट्स ऑफ आर्टिकल्स को अडॉप्ट करती है, या फिर कोई पुराने आर्टिकल्स को डिलीट कर सकती है, या फिर कोई और ऐड कर सकती है, या हटा सकती है। नेक्स्ट इज दैट सब्स्टिट्यूट कर सकती है, यानी उसके बदले कोई और। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट मतलब अगर हमको चाय नहीं पसंद है तो हम कॉफी पी सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, राइट। नेक्स्ट इज दैट दैट अमेंड मतलब चेंज कर सकती है। तो ये 5 अलग अलग तरीके हैं अल्टर करने के। आगे चलते हैं। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
हमें ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हम देख लेते हैं डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है कि कुछ फैक्ट रहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रहती है जो इंटरनल होती है और जिसे बाहर वालों को पता नहीं होना चाहिए, राइट, जो बाहर वालों के लिए ओपन नहीं होती है। सो कुछ इंटरनल चीजें जो होती है जो आउटसाइडर्स को पता नहीं होती और आउटसाइडर को पता नहीं चलनी चाहिए, राइट। कंपनी जो है वो एक्ट करती है एज पर द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, यानी जो भी आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है कंपनी उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। पर क्या होता है कि जब कंपनी एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट्स में किसी थर्ड पार्टी के साथ, राइट, कंपनी यूजुअली कुछ कामों के लिए एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट्स के, एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट्स में विद थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को ये आर्टिकल्स एसोसिएशंस को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी डायरेक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है कंपनी के बिहाफ में वो प्रॉपरली आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये इंक्वायरी थर्ड पार्टी नहीं करती है। वो ऐसे अज्यूम करती है कि हर कंपनी उसको प्रॉपरली फॉलो कर रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स को, यानी अभी आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट है, अभी उनको पता नहीं है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट क्या है और वो इंक्वायरी भी नहीं कर सकता और वो अज्यूम कर रहा है कि कंपनी एक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आउटसाइडर जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता रेगुलर प्रोसीजर्स इंटरनल प्रोसीडिंग्स की, बराबर है। इसीलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाया गया ताकि उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके आउटसाइडर्स की। नेक्स्ट इज दैट प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ये एक अलग डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी हम सब पढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो उसमें सबसे पहला हमने आर्टिकल्स पढ़ा, मेमोरेंडम पढ़ा, फिर आर्टिकल्स पढ़ा, फिर इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन पढ़ा। अब ये नेक्स्ट इज दैट प्रोस्पेक्टस। अभी जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, जो पब्लिक कंपनी है वो यूजुअली शेयर्स जो होते हैं वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को ऑफर करती है, यानी वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, उसके थ्रू वो पब्लिक को ऑफर करती है। प्रोस्पेक्टस में कुछ इंफॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी और वो इनवाइट करती है इन्वेस्टर्स को ताकि वो बाय करे सिक्योरिटीज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब या इशू इसलिए किया जाता है, जो प्रोस्पेक्टस के तौर पे इशू किया जाता है और जिसमें इंक्लूड होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस का टाइप है शेल्फ प्रोस्पेक्टस और कोई भी नोटिस या सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस वो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, whereas हम जब डिपॉजिट लेते हैं तो हम एक एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड होती है प्रोस्पेक्टस में। और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी का, यानी कोई और भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को हम सब्सक्रिप्शन के लिए परचेज करने के लिए बोल रहे हैं वो सब प्रोस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट्स में आती है। प्रोस्पेक्टस ट्रू और फैक्चुअल डिस्क्लोजर्स इंक्लूड होता है ताकि इन्वेस्टर्स उसमें डिसाइड करें इनको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट इज दैट कि प्रोस्पेक्टस के अलग अलग टाइप है। सबसे पहला है अब्रिज प्रोस्पेक्टस है, नेक्स्ट इज दैट शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर एंड ऑफर लेटर। नेक्स्ट इज अब्रिज प्रोस्पेक्टस। अब्रिज प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जो कंटेन करता है इन ब्रीफ, यानी कि उसमें ब्रीफ में होता है, ब्रीफ मतलब शॉर्ट में होता है और जो अटैच किया जाता है एप्लीकेशन के साथ में, राइट। और जो इशू करती है कंपनी जब वो सिक्योरिटीज ऑफर करेगी, यानी ये एवरेज प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जो शॉर्ट में एप्लीकेशन में इंक्लूड किया जाता है, राइट। एवरेज प्रोस्पेक्टस जो है वो नॉर्मली पब्लिक ऑफर के टाइम पे ही इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज दैट शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जो पब्लिक कंपनी रेस कर रही है पब्लिक से सिक्योरिटीज, जो पब्लिक कंपनी यूजुअली जो फंड्स जो है वो पब्लिक से लेती है बाय वे ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। और जब इनको ज्यादा फंड की जरूरत होती है तो हर इशू के लिए फ्रेश प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाता है।
तो ये प्रोसेस है प्रिपेयर करने का, रजिस्टर करने का प्रोस्पेक्टस को, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब हर टाइम पे कंपनी जब अलग अलग ऑफिस करेगी, राइट, तो हर टाइम पे कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूम है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, यानी कि बार बार प्रिपेयर करने से अच्छा फ्रेश प्रोस्पेक्टस, तो कंपनी जो है वो प्रिपेयर करती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो होता है जो कंपनी जो है वो अप टू 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ इश्यूज यानी कर सकती है, यानी जितने भी कंपनी इशू 1 साल के अंदर कर रही है उनके लिए यूज कर सकती है। इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम वह वो फाइल किया जाता है आरओसी के बाद एवरी टाइम जब सब्सिक्वेंट ऑफर रहेगा तो, राइट, और उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर होती है, राइट। सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर होती है, पर सब यानी इसकी वैलिडिटी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी 1 ईयर्स की होती है, पर वो 1 ईयर्स में शेल्फ प्रोस्पेक्टस को हम बार बार फाइल नहीं करते, पर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको फाइल करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वो चीज होती है जिसमें कंटेंट होता है, लेटेस्ट मटेरियल फैक्ट सच एज चार्ज क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी लेटेस्ट जो चीजें जो है कंपनी का लेटेस्ट जो हुआ है, जो पूरा जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में नहीं इंक्लूडेड वो यहाँ पे इंक्लूडेड, चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन वो इंक्लूड किया जाता है। चार्ज ऑन एसेट्स मतलब चार्ज एज इन इंटरेस्ट और लियन, अगर कंपनी किसी भी हमारे एसेट्स को गिरवी रखती है तो ये चार्ज ऑन एसेट्स बोला जाता है, लियन बोला जाता है। नेक्स्ट इज दैट रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जो इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस रहता है, यानी वो इट इज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, वो इंक्लूड नहीं करता कंप्लीट पर्टिकुलर्स, जैसे क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज है, ऑफर्ड इशू प्राइस है, ये इंक्लूड नहीं करेगा। इट इज यूजुअली जो है ये इशू किया जाता है टाइम ऑफ आईपीओ, और ये बुक बिल्डिंग के टाइम पे इशू किया जाता है। बुक बिल्डिंग क्या होता है कि बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कंपनी जो है वो अपना प्राइस जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जो अपना प्राइस जो है वो डिमांड के तौर पर निकालती है, यानी कंपनी का ऑलरेडी शेयर का प्राइस डिटरमाइन नहीं होता है, हाँ, और कंपनी जो है वो जैसे डिमांड होता है उस हिसाब से उनका प्राइस डिटरमाइन करती है। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी ऑफर करती है शेयर्स अपने पब्लिक को फर्स्ट टाइम के लिए, तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ। अब ये रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है उसका सब कुछ ऑब्लिगेशंस है, राइट, यानी जो प्रोस्पेक्टस को एप्लीकेबल है वो इसको भी एप्लीकेबल है। कंपनी को इसे भी फाइल करना पड़ता है विद आरओसी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट के ओपन करने से पहले 3 दिन पहले इसे हमें फाइल करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास। नेक्स्ट इज दैट लेटर ऑफ ऑफर। अब लेटर ऑफ ऑफर ये जो है ये कंपनी अंडरटेक्स करती है जब फर्दर इश्यू करती है, और राइट इश्यू के टाइम पे इसे यूज करती है। राइट इश्यू मतलब क्या होता है कि जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, हम पहले उन्हें पूछते हैं कि उन्हें हमारे ये एक्स्ट्रा जो शेयर हम इशू कर रहे हैं उसमें उनको लेना है कि नहीं। अगर वो ना बोलते तो हम बाकी के बचे हुए शेयर्स जो है वो पब्लिक ऑफर करते हैं, पर पहले हम उन्हें ऑफर करते हैं, और उनको ऑफर करने के लिए हम ये लेटर भेजते हैं, लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट ऑफर लेटर। अब ये ऑफर लेटर वो होता है कि जो हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को देते हैं, और ये यूजुअली तब होता है जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी जो है अपना ऑफरिंग कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को बेचती है, मतलब पब्लिक पब्लिक ऑफर मतलब हम पब्लिकली लोगों को बेचते हैं, पर प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब हम कुछ हमारे रिश्तेदार, हमारे जाने पहचाने लोगों को हम जब सिक्योरिटीज खरीदने के लिए बोलते हैं तो उसे हम लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है, ऑफर लेटर दिया जाता है। नेक्स्ट इज दैट कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोस्पेक्टस की टाइप देखिए, अब उसका कंटेंट देखते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स, यानी उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन आएगी, कंपनी का फुल रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रहेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का प्राइस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा, डिटेल्स ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर्स रहेगा, रजिस्ट्रार इशू रजिस्ट्रार कौन है, स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे लिस्ट किया गया वो कौन है, क्लॉजेस है जनरल रिस्क के लिए, डेट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ इशू है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई होती है।
राइट। इट इसमें और भी होता है, रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सेबी का स्पेसिफिक कंटेंट है, जो भी गाइडलाइंस है इशू करने का वो भी रिलेटेड है, रजिस्ट्रार ऑफ इशू क्या है, एजेंट्स कितने कंपनी ने अपॉइंट किया कलेक्ट करने के लिए, वो सब इसमें इंक्लूडेड किया जाता है। नेक्स्ट इज अ डिक्लेरेशन, या यानी प्रोस्पेक्टस में एक डिक्लेरेशन भी होता है कंपनी का, जो बता रहा है कि कंपनी के जितने भी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो हमने पूरे किए, कंपाइल किए, यानी उसके उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सब इशू किया है। प्रोस्पेक्टस में कोई और भी चीज इंक्लूड नहीं होती जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के, या फिर सिक्योरिटीज एक्ट के, सेबी के, या फिर कोई और भी रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। अब उसमें एक और प्रोस्पेक्टस में एक और चीज होगी, स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट। मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट जैसे कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, राइट, वैल्यूअर है, इंजीनियर है, एक्सेट्रा, उनका भी एक्सपर्ट्स का रिटर्न कंसेंस यहाँ पे होता है। और मैटर जो कंपनीज एक्ट बोलेगा वो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट इज दैट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहला ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कि ये जो प्रोस्पेक्टस जो है वो ड्राफ्ट होने के बाद सेबी को फाइल, यानी सेबी के पास भी जाता है और उसके बाद ही वो पब्लिक को मिलेगा, राइट। यानी कि पब्लिक को मिलता है, पब्लिक को उसी के बाद में, यानी पहले हम फाइल करेंगे सेबी के बाद और आरओसी के बाद, उसी के बाद हम पब्लिक को वो मिलता है। और ये वो स्टॉक एक्सचेंज में फाइल होगा जहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है, यानी कंपनी के शेयर्स जो है वो लिस्ट किए जाते हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज को भी ये पहुंचना जरूरी है प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट इज दैट उसे कंपल्सरीली साइन होना है डायरेक्टर, यानी जो भी डायरेक्टर्स है, ड्यूली अथॉरिटी है, उनका साइन होना जरूरी है। प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन मतलब एक कॉपी प्रोस्पेक्टस का आरओसी के पास, जैसे अभी एक कॉपी हम सेबी स्टॉक एक्सचेंज के पास हमने भेजा, तो एक कॉपी हमारा कहा जाएगा आरओसी के पास, आरओसी के पास यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। नेक्स्ट इज दैट प्रोस्पेक्टस में डेट होना जरूरी है, बराबर है, डेट ऑफ पब्लिकेशन होना जरूरी है, और ये डेट बताती है कि हमारा प्रोस्पेक्टस कब इशू हुआ है, कब कब हमारा प्रोस्पेक्टस पब्लिक हुआ है। इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाता है पब्लिक विद इन 90 डेज। अभी 90 डेज कब से, जब हम आरओसी के पास फाइल करते हैं उसके 90 दिन के अंदर पब्लिक को इशू होना जरूरी है। सो ये कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज दैट पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोस्पेक्टस के टर्म्स कॉन्सेप्ट्स हमें हमें हमने पूरे नहीं किया, हम कॉन्ट्राडिक्टरी गए, कुछ प्रोस्पेक्टस में ऐसी चीज लिखी जो कंपनी एक्ट्स के अगेंस्ट है, तो उसके लिए पेनल्टी क्या है। सो जो भी कंपनी अगर ऐसा करती है वो लायबल रहेगी फाइन देने के, और ये फाइन जो होगी बिटवीन 15,000 to 3 lakhs की होती है। और जितना भी जो भी पर्सन है जो नोइंगली इन्वॉल्व है प्रोस्पेक्टस, उनके लिए पनिशमेंट है कि उनको इम्प्रिजनमेंट होगा। इम्प्रिजनमेंट मतलब सजाए कैद, यानी हम उनको जेल जेल में रखा जाएगा, कितने साल तक, 3 साल तक, और उनको फाइन भी होगी 50,000 और 3 lakhs, यानी कि दोनों में से एक, और है ना, और है मतलब दोनों में से एक या फिर दोनों, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। नेक्स्ट इज दैट मिस स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी मिस स्टेटमेंट कर रही है, मिस स्टेटमेंट मतलब कि गलती से कोई गलत स्टेटमेंट हमने इंक्लूड कर दिया प्रोस्पेक्टस में, तो उसके लिए क्या है कि एन अनट्रू और मिस स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला अनट्रू और मिस स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट जो मिसलीडिंग है, मतलब कोई गलत गलत हमको डायरेक्शन दे रहा है और गलत कंटेंट है, जहाँ पे कुछ चीजें ऐसी इंक्लूड है जो नहीं होनी चाहिए, या कुछ चीजें जानबूझ के हमने हटाई है जो इंक्लूड होनी चाहिए, और जो रीडर के नजर में नहीं आनी चाहिए वो हमने जानबूझ के हटाई है। कोई भी इन्वेस्टर्स अगर शेयर्स लेकर आ रहा है, इस ऐसे प्रोस्पेक्टस को देखे, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे वो अगर अपना शेयर खरीद रहा है, राइट, या फिर कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने जानबूझ के छुपाई है, तो वो बंदा कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, राइट। और अगर कोई ये अनट्रू या मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में है, तो कंपनी के जितने भी पर्सन होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इशू ऑन प्रोस्पेक्टस को, उनको कुछ लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। और ये लायबिलिटी क्या है देखते हैं। ये लायबिलिटी सबसे पहला है कि उनको सबसे पहला जो है
वो लायबिलिटी मिस स्टेटमेंट के होता है सिविल लायबिलिटी या फिर क्रिमिनल भी। यानी ये जो लायबिलिटी है वो सिविल भी कहलाई जाएगी और क्रिमिनल भी। सिविल मतलब नॉर्मल, क्रिमिनल्स थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा कंपनी को, या जो भी ऑफिसर है जो लॉस सफर कर रहा है इन्वेस्टर्स ने, वो कंपनी कंपेंसेट करेगी, या फिर उनको फाइन होगा या इम्प्रिजनमेंट होगा या दोनों होगा। तो ये उनका लायबिलिटी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टस। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हैं ये इनके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उनकी लायबिलिटी रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये भी चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।